हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। जुड़ गए भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी आइए, आगे बढ़ते हैं। आज पी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका था। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने 13 ग्रुप की डिस्कशन हो रही थी। पहले हमने बोरान फैमिली लिया था और बोरान फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था बेटा लास्ट टर्म पे। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बोरान फैमिली का डिस्कशन किया था और वो भी उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा मिश्रा, श्रेयस पटेल, दिशा शशान, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा। सतीश यादव, विशाल यादव, देवेश पांडे, सत्येंद्र सैनी, साहनी, ठीक है, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो लास्ट में क्या डिस्कशन हुआ था शायद आपको याद भी होगा। लास्ट क्लास यदि आपने किया होगा तो मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट में बात किया था, 13 ग्रुप की बात किया था, या थर्ड ए ग्रुप की बात कह सकते हैं। हमने बोरान फैमिली के बारे में बात किया, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा बहुत सारी बातें की कि बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर, सॉरी एटॉमिक रेडियस का आर्डर बताया, या एटॉमिक साइज कह लो आप, उसका करेक्ट आर्डर क्या था। थर्ड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का आर्डर बताया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर बताया था, मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट आर्डर क्या होगा। फिर मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट आर्डर बताया, डेंसिटी का करेक्ट आर्डर बताया था। तो ये जो आर्डर है ये एनसीईआरटी से भी आप याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट डेटा भी दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट बोरान का कितना, एल्युमिनियम का कितना, गैलियम का कितना, सभी का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है। तो हमने आपको सब इंक्रीजिंग, कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है, ये सब बात कर दिया था। जैसे देखिए, आपको एक बात दिखा भी दूँ, जैसे एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे, एक मिनट में ज़रा देख लीजिए जो बात हुई थी। ये देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में हम पहले बोरॉन फैमिली स्टार्ट किए थे। ये देखो बेटा, अभी मैं आज बात करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, थोड़ा बात करूंगा। जैसे देखो, ग्रुप वाइज बात करें तो 13 ग्रुप यही है जिसको आप बोरॉन फैमिली बोल रहे हैं। और इसमें ख़ास बात एक याद रखना कि ये जो बोरॉन फैमिली है इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, NH2NP1। एनसीईआरटी में सारा कुछ आपको ऐसे मेंशन है, पढ़ेंगे एक बार। हमारी जो बात हमने बोला सुन करके यदि आप इसको पढ़ते हैं एक बार तो हर चीज़ बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगी और समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपका यदि कोई आता है तो निकल भी जाएगा। देखिए ज़रा सा, फर्स्ट मेंबर जो है 13 ग्रुप का बोरान है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके के होते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, +1 भी शो करता है। अभी मैं आज बताऊँगा कि एक कॉन्सेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिस वजह से थर्ड ग्रुप के एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +3 होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होने लगता है। और लास्ट वाले का तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है, +3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसको अब थैलियम बोलते हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जैसे जैसे नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे आप, थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, थर्ड ए ग्रुप की, या 13 ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल सभी का +3 होता था, लेकिन नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होने लगता है। वहाँ पर एक कंसेप्ट काम करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है उसके बारे में थोड़ा सा भी आज जिक्र भी करेंगे, लेकिन अभी आप देख लो, ये जो बात है कि 13 ग्रुप का स्टडी हम लोग कर रहे थे। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है बेटा। फर्स्ट मेंबर इसका बोरान होता है। सारे मेंबर आपको याद भी होंगे, बोरान है, फिर एल्युमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, एंड फिर लास्ट में थैलियम, ठीक। उसके बाद एक और भी एलिमेंट बताया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मैन मेड जो लास्ट में बताया था लास्ट टर्न पे, वो देख लें। नेक्स्ट आइए, आज हम बात ये करेंगे, इसके आगे जितनी भी डिस्कशन किया था इन्होंने एक चार्ट बना के दिया है। जितना भी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट टर्न पे किया था, ये देखो इन्होंने एक चार्ट बना रखा है, और उस चार्ट में ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने जो आया है बेटा, ये चार्ट को ध्यान से आप देखें तो देखिए, बोरान वाली फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं सब लिखा है। बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
सभी का एटॉमिक नंबर दिया है, मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी बताया था, बोरान का मालूम है, उसमें 8 जोड़ देना तो इसका आ जाएगा, इसमें 18 जोड़ोगे इसका आएगा, इसमें 18 जोड़ोगे इसका आएगा, इसमें 32 जोड़ दोगे इसका आ जाएगा। ठीक, ये याद करने का तरीका। दूसरी बात, मैंने आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था कि 13 ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। अब जैसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो वहाँ पर 2S2 2P1, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो वहाँ पर सीधा हो जाएगा 3S2 3P1, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा 4S2 4P1, ऐसे सोवन आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद मैंने एटॉमिक रेडियस की बात किया था, याद करिए तो आपको शायद याद आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस देखो यही है, एटॉमिक रेडियस की जब बात किया था तो मैंने बताया था बेटा कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैसे साइज बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन मैंने कहा था गैलियम और एल्युमिनियम में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने करा था लास्ट टर्न पे कि गैलियम की साइज एल्युमिनियम से छोटी हो जाती है। देखिए आपको आंकड़े यहाँ दिए गए, उस आंकड़े से भी पता चल रहा है, ये बोरान का साइज है, उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर आपका गैलियम। देखिए यहाँ 143 है, इसका 135, इसका मतलब इधर आ जाएगा तो सबसे बड़ी सबसे छोटी साइज हो गई बोरान, फिर उससे बड़ी साइज होगी किसकी, गैलियम, और गैलियम से भी बड़ी साइज है एल्युमिनियम। ऐसा मैंने लास्ट में डिस्कशन किया तो कारण भी बताया था। और उसके बाद फिर आपका इंडियम देखिए 167 और इसका है थैलियम 170, ये थैलियम। तो ये जो हमने वहाँ पे बताया था, देखिए इन्होंने बिल्कुल एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर भी याद रख लेना जरूरी है भाई, एनसीईआरटी में जो दिया हो तो एक एक लाइन याद होना चाहिए आपको। आयनिक रेडियस की बात हमने जब किया, अच्छा आयनिक एटॉमिक रेडियस में तो मैंने कहा था कि भाई एल्युमिनियम का साइज गैलियम से ज़्यादा हो जाता था, लेकिन मैंने जब आयनिक रेडियस की बात किया था तो मैंने कहा आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज ही इंक्रीज होता है। तो देखो इंक्रीज हो रहा है लगातार, ये देखो इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनिक रेडियस है बेटा वो इंक्रीज कर रहा होता है। सब बात हम लोगों ने लास्ट में किया था, ये आयनिक रेडियस, ठीक। और उसके बाद और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने तो फर्स्ट आईपी की बात खैर किया था स्पेशली, और वहाँ पर दीदी एक बताया था डिक्रीज इंक्रीज करके बताया था, वो आपके सामने देखिए यहाँ दिख रहा होगा। फर्स्ट आईपी में देखो पहले बोरान का आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में दिया है 801। पहले देखो क्या किया, डिक्रीज, ये देखो यहाँ डिक्रीज किया, फिर देखो भाई आगे बढ़ो तो फिर क्या किया, थोड़ा इंक्रीज किया, फिर आगे बढ़ो जरा सा देखो क्या हुआ, थोड़ा डिक्रीज किया, फिर उसके बाद आगे बढ़ो आप देखना थोड़ा इंक्रीज किया। तो हमने वही बताया था, बोरान से लेके नीचे आप उतरते जाओ ग्रुप में तो आप देखेंगे यही आर्डर आपको मिलेगा। पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा करके बताया था। मैंने फर्स्ट आईपी की बात किया था। चलिए खैर ये भी बात कंप्लीट हो गई थी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल की जब बात आई तो वहाँ पे ढेरों सारी बातें हम लोग डिस्कशन किया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने कहा था कि एटम के साइज पे डिपेंड करेगा, या फिर एटम साइज नहीं करो आप नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होगा आईपी उतना कम होता है। हमने एक बात और बताया था, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईपी होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की बात किया था, वो आईपी और शील्डिंग इफेक्ट में इन्वर्स रिलेशन बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बात किया कि फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जब डिस्कशन किया था तो मैंने कहा फुल फील्ड ऑर्बिटल है यदि तो उसकी आईपी हाफ फील्ड की तुलना में ज़्यादा होती है। और उस पर डिटेल 2-3-4 सवाल भी लगाया था हम लोगों ने लास्ट टर्न पे। ये बात बस 2 मिनट लगेगा रिवीजन कर लिए, क्या पढ़ा है क्या क्या हमने अभी याद है वो देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते। फिर मैंने डेंसिटी की बात किया था, तो मैंने कहा था डेंसिटी लगातार टॉप टू बॉटम नीचे जाने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है, ऐसा मैंने बोला था। यहाँ आंकड़े देखिए आपके सामने हैं, डेंसिटी देखिए यहाँ से जैसे बोरान से एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसे चलते जाइए, देखिए लगातार डेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो डेंसिटी लगातार बढ़ रही, ठीक है बेटा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट में बात किया था, मेल्टिंग पॉइंट में हमने DDII बताया था, DDII माने डिक्रीज फिर इंक्रीज बताया था मेल्टिंग पॉइंट में। जरा देखो जरा सा भाई इधर, ये मेल्टिंग पॉइंट में दिया हुआ है बेटा। ये पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट बोरान की इतनी, बोरान से कम हो गई किसकी, एल्युमिनियम की, फिर एल्युमिनियम से भी कम है किसकी, गैलियम की, फिर इससे ज़्यादा है किसकी, इंडियम की, और उससे ज़्यादा है किसकी, थैलियम की। तो देखो यही तो हुआ
पहले डिक्रीज फिर डिक्रीज और फिर यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो ये आर्डर हमने आपको बताया था, ये मेल्टिंग पॉइंट का। फिर बॉइलिंग पॉइंट के आर्डर में बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इन डिक्रीज कर रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा पूरे ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है? बोरान की। ये देखिए बोरान का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम गैलियम, उससे कम इंडियम और उससे कम थैलियम। ये बॉइलिंग पॉइंट का भी आर्डर मैंने लास्ट में डिस्कशन किया। तो ओवरऑल ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट में बताया, डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो एक बात थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए, सवाल कभी बना है तो यही से बना हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो। ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं इन थर्ड ग्रुप कर लो, थर्ड ए ग्रुप में हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो कहना थर्ड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं जनरली बेटा यदि हम बात करते हैं जनरली इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 तो होता है, साथ साथ +1 भी होता है। जैसे कि हम आपको बात करें कि +1 कैसे हो जाता है, तो यही डिस्कशन करूंगा। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबसे बड़ा कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिस वजह से नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। इसका मतलब जरा से देखो, समझो कैसे होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक लाइन बताना चाहूँगा, चलो मैं आपको। अच्छा, वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15, ये तीनों ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कर रहा होता है। ये तीनों ग्रुप में जहाँ जहाँ ये ग्रुप मिलेंगे, अभी तो 13 ग्रुप चल रहा है, 14 आएगा या 15 आएगा तो वहाँ भी हम डिस्कशन करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट वहाँ भी काम कर रहा होता है। और रेयरेस्ट देखा जाए तो 16 ग्रुप में भी बहुत रेयर काम करता है, लास्ट में वो भी दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन इन तीनों में तो इनर्ट पेयर इफेक्ट निश्चित रूप से वर्क करता है। वो क्या होता है देखो बेटा, चलो मैं तीनों ग्रुप का एक ही जगह बता दे रहा हूँ। चलिए पहले 13 ग्रुप की बात कर लो, या वही थर्ड ए ग्रुप, या 14 ग्रुप की बात करेंगे अभी, उसके बाद यहाँ पर 15 ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है बेटा। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट? वही बोरान फैमिली, बोरान है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ध्यान से देखना। 14 ग्रुप में के मेंबर की बात करो, कार्बन फैमिली जिसको आप बोलते हैं, कार्बन। उसके बाद आ जाएगा आपका कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, पीबी। उसके बाद आपको 15th ग्रुप में आओ। ठीक है भाई, ये होगा 5th ग्रुप या 15th ग्रुप कह लेना। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एक तरफ से देखना, एकदम बिल्कुल सबके सामने सामने लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये ग्रुप वाइज मैंने बात किया। 13 ग्रुप के मेंबर हैं, 14 ग्रुप के मेंबर हैं, 15th ग्रुप के मेंबर हैं। अच्छा, इन तीनों ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन जो है ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये बेटा ये सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं ये सब। उसके बाद जैसे बढ़ते जाओगे देखो, ये थर्ड पीरियड है, उसके बाद ये 4th पीरियड है, ऐसे 5th, 6th, ऐसे देखो ये 5th पीरियड के एलिमेंट हैं, ये 6th पीरियड के एलिमेंट हैं ये सब। ठीक, 6th पीरियड। ठीक, ये पीरियड दिमाग में रखना, सेकेंड पीरियड के सब एलिमेंट हैं। ये यहाँ लाइन ही बना दे रहा हूँ, देख लेना। ये सेकेंड पीरियड के हैं, ये हमारे थर्ड पीरियड एलिमेंट हैं, ये 4th पीरियड के हैं, ये 5th पीरियड है और ये आपका 6th पीरियड है। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि हम ग्रुप वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। खैर हमें तो 13 ग्रुप पढ़ रहे हैं, उसी की स्टडी मेनली करनी है बेटा। जब आप देखेंगे कि इनका 13 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, इनका आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है NH2NP1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है इन सभी का। इसकी बात करेंगे तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ये हो जाएगा, ऐसे कर ले। अच्छा, अब बात करें तो जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर, जनरली बोल रहा हूँ,
इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 +3 +3 +3। इधर जब आओगे ना यहाँ +1 हो जाता है। खैर, और एक बात बताऊँ कि नीचे जाने पर देखना, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में इसका भी +1 होता है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ तक इफेक्ट उसका आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो यहाँ तक आता है, मतलब गैलियम इंडियम थैलियम में आता है। थैलियम का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यहाँ +1 होता है, बाकी इन सभी का +3 +3 +3 है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे, चलो इसका भी कर लो, +3 कर लो, ये एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन जान लो +3 और ये +1। तो नीचे आने पर देखना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह +1 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती है। कारण क्या है चस, क्यों? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ काम करता हो। कैसे देखना बेटा, जब हम 5th ग्रुप से 6th ग्रुप में मूव करते हैं, ध्यान से देखना समझना, मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा हूँ कि जब हम 5th ग्रुप से 6th ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है कि जब 5th ग्रुप से 6th ग्रुप में जाने पर यहाँ पर जो है पुअर शिल्डिंग होती है। शिल्डिंग जो होता है पुअर, या वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है, पुअर शिल्डिंग हो जाती है। अच्छा, पुअर शिल्डिंग होने से क्या होता है? पुअर शिल्डिंग होने से बेटा या कहना कि पुअर शिल्डिंग या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हो। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वह पुअर होता है, और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, आपको बढ़ जाता है। आपको लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था कि जेड इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इस शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली होता है। शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा मैंने बताया था। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा। और मैंने कहा जैसे ही 5th से 6th ग्रुप में हम 5th पीरियड से 6th पीरियड में, ग्रुप नहीं सॉरी 5th पीरियड से 6th पीरियड में जब हम मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे इफेक्टिव जो शील्डिंग है ये पुअर हो जाती है। और पुअर शील्डिंग की वजह से एक बात यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बेटा बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस के द्वारा, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये मैंने कहा मान लो ये आउटर मोस्ट का हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जैसे ये NH2 है और यहाँ पर NP1 है, ध्यान से देखना। तो NH2 और NP का कॉन्फ़िगरेशन करें तो आउटर मोस्ट में NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन, NH2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, NP1 बोल रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि शील्डिंग पुअर हो गई। तो पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, माने जेड इफेक्टिव बढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। तो क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो NS वाले हैं ये ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होंगे, NP वाले थोड़ा सा दूर होंगे। तो ये क्या होगा बेटा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो गए। तो अब क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही जो है, ये वाला, ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर वाला दिख रहा है, यही केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए इसका ऑक्सी जो है देखा जाए तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो NS में हैं ये इनर्ट हो गए, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, इनर्ट हो गए। इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इनर्ट हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसी इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इस वजह से अब एक इलेक्ट्रॉन केवल NP वाला जो इलेक्ट्रॉन था वही जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो +1 होता है। वैसे जैसे जैसे देखा जाए तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने कहा 13 ग्रुप की स्टडी चल रही है, उसमें हमने कहा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाती है, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। कारण क्या है, मैंने बताया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ काम करता है। रीजन बताया बेटा कि जब हम 5th पीरियड से 6th पीरियड में जाते हैं, मैंने पहले ग्रुप बोल दिया था, गलत है, 5th पीरियड से 6th पीरियड में जब हम जाते हैं यहाँ पर शील्डिंग पुअर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे फिर F ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल आ जाते हैं, जिस वजह से पुअर शील्डिंग हो जाती है। और शील्डिंग जितना पुअर होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा का मतलब समझ रहे हैं, न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा।
और वह आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन टाइटली बंध जाएगा, और टाइटली बंध जाएगा तो वह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वही मैंने यहाँ पे बताया। देखिए क्या हुआ भाई, पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब समझिए आप कि न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले थे, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। वैसे भी NS और NP में NS वाले जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो NS वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, अरे सीधा यहाँ 6 लिख लो ना, ये 6 पीरियड की बात चल रही है, तो यहाँ 6s लिख लो, यहाँ 6p लिख लो बेटा, ये ज़्यादा सही है। तो 6s वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा 6p की तुलना में। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन 6s में थे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस से बंधे होंगे, टाइटली बंधे होंगे, तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इसी इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हाँ, ये जो 6p में जो एक इलेक्ट्रॉन था वह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसी वजह से बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। यही सेम हिस्ट्री, सेम कहानी यहाँ भी अप्लाई होगी। जब मैं 14th ग्रुप की बात करूंगा, नेक्स्ट जब भी आगे मिलेगा आपको, जैसे ही 13 खत्म होगा 14 स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ फिर ये बात रखूंगा आपके सामने। देखना यहाँ भी 5th पीरियड से 6th पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ भी पुअर शील्डिंग होती है। क्यों? अच्छा पुअर शील्डिंग जानते हैं क्यों होती है? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पे 14 एलिमेंट बढ़ जाते हैं, लेंथेनाइड वाले 14 एलिमेंट यहाँ और बढ़ जाते हैं। तो F और D सबसे लिया, F और D ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर शील्डिंग पुअर हो जाती है। अब पुअर शील्डिंग जैसी होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बेटा बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बढ़ेगा। देखो कैसे, इधर इसकी बात कर लो जरा, 14 ग्रुप की बात करो, फिर वही बात, ये देखना न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के द्वारा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि शील्डिंग पुअर हो जाती है। और यहाँ पर देखना बेटा, ये हमारा है क्या 6s2 और 6p2। तो देखना जरा सा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं। अच्छा, 6 वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे 6p की तुलना में, तो 6s ज़्यादा करीब है 6p की तुलना में, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे देखो लिखा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट का बताया था। 4th ग्रुप का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है NH2NP2 होता है, और 15th ग्रुप का बताया था NH2NP3 बताया था। उसके बाद इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो +4+4 होता है बेटा, +4+4+4 जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी हो जाता है। ये इतने का, ये इतना तो यहाँ पर ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है इनमें, +2+2+2 हो जाता है। वैसे क्यों हो जाता है, यहाँ देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे काम किया भाई। नीचे गए, देखो 5th पीरियड से 6th पीरियड में मूव किया, तो हमने कहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस के द्वारा 6s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगा, यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बंध गया, और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन 6p में हैं यही बॉन्ड बनाते हैं, और यही केवल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर होने लगता है, बन जाता है। +4 की जगह +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। वही सेम कहानी 15th ग्रुप में आएगी या नाइट्रोजन फैमिली में। आप देखना यहाँ पे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं NH2NP3 है। यहाँ पे देखा जाए तो वैसे ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम बात करें तो इनका +5 होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बेटा यहाँ भी इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। कैसे करता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, देखो जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं 5th पीरियड से 6th पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो शील्डिंग पुअर हो जाती है। पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। और इसका भी यदि हम स्ट्रक्चर बना के यहाँ दिखा रहे हैं, देखना ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये है आपका 6s2 और यहाँ पे है 6p3। इसका मतलब समझो, और जेड इफेक्टिव क्या हुआ, यहाँ भी बढ़ गया पुअर शील्डिंग की वजह से। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है 3 इसमें, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं, एस वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब होते हैं पी की तुलना में,
तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं, टाइटली बंध जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे, यह बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लिहाजा ध्यान से यदि देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाता है। तो यही कारण है कि नीचे जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होने लग जाता है। ये देख, तो कुल मिलाकर के चाहे हम 13 ग्रुप की बात करें, 14 ग्रुप की बात करें या 15th ग्रुप की बात करें, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि 5th पीरियड से 6th पीरियड में मूव करने पर शील्डिंग घटती है, माने पुअर शील्डिंग होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट घट जाता है। शील्डिंग तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान से समझ लेना, यहाँ पुअर शील्डिंग के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2NP1, 13 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। NH2NP1, इसका मतलब जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो वह न्यूक्लियस से टाइटली बंध जाता है। और 6p में जो इलेक्ट्रॉन था, NP वाला जो इलेक्ट्रॉन था 6p वाला, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 होना चाहिए, लेकिन +1 हो जाता है। तो इसका मतलब यही कहानी बेटा मैं आपको डिस्कस करूंगा जब 14 ग्रुप बात करूंगा, लेकिन हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया। 14 ग्रुप में जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। वही 15th ग्रुप में बात कर लो, 15th ग्रुप के जितने मेंबर हैं, एलिमेंट हैं, इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, लेकिन नीचे जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ तीनों जगह कारण आप एक ही बता सकते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक, तो आइए मैं आपको 13 ग्रुप की खैर चर्चा कर रहा हूँ, उसी पर डिस्कशन करूँगा। तो 13 ग्रुप के जो मेंबर हैं भाई कौन कौन है? बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ये तीनों में यदि हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का पूछें, आर्डर बताइए, तो देखो बेटा जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ये है स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। हाँ, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब गैलियम की बात कर लो, इंडियम की बात कर लो, थैलियम की बात कर लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली यही काम करता है। तो कहना यहाँ पे +1 +1 +1, और हमने कहा कि सबसे जो नीचे होगा एलिमेंट, 13th ग्रुप का सबसे नीचे वाला जो मेंबर एलिमेंट है कौन? थैलियम। इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इससे इसकी स्टेबिलिटी +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इससे। ये है आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जानकारी में रखना है। इसका मतलब आपको सीधा एक लाइन याद रखो कि ऊपर वाले जो हैं उनका हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, नीचे वाले एलिमेंट का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब +1। तो ऊपर से नीचे जाएंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, नीचे से ऊपर यदि जाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये मैं 13 ग्रुप में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप 14 और 15 ग्रुप में भी बात करेंगे, जब वो ग्रुप आएगा तो चर्चा कर दो। ठीक, चल खैर यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, जरा सा देखो भाई, तो ये क्या है? +3 थैलियम जो +3 में है तो ये लीस्ट स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है बेटा। और थैलियम +1 के स्टेट में जब है तो ये मोस्ट स्टेबल है। ये देखो ना, ये मोस्ट स्टेबल है। अच्छा, माने कहा कि ये थैलियम +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो मोस्ट स्टेबल होता है, और थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लीस्ट स्टेबल है। और एक बात आपको बताऊं कि बताओ, और हमेशा लीस्ट स्टेबल आयन मोस्ट स्टेबल आयन की तरफ जाता है, या लीस्ट स्टेबल आयन हमेशा मोस्ट स्टेबल आयन बनाना चाहता है। जैसे देखो Tl+3 थैलियम +3 है तो ये थैलियम +1 है। ज़्यादा थैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है? तो कहना +1 में थैलियम ज़्यादा स्टेबल होता है, तो +3 से +1 में गया। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा कि यह +3 जो थैलियम है ये +1 बनाना चाहेगा, और +3 से +1 में जाना चाहेगा। बताओ +1 से +3 से +1 में जाएगा तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। और आप पढ़ते हैं जिसका होता है रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब Tl+3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना।
जैसे मैं यहाँ पे 3 बातें ले लूँ, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम ले लो, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन तीनों को ही चर्चा करूँगा। +3 +3 +3, ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे गैलियम +1, गैलियम यहाँ पर +1, यहाँ पर गैलियम +1। अच्छा बेटा, ऊपर जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, नीचे जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब ये +3 वाला जो आयन है, थैलियम +3 +1 में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, माने ये इजीली क्या होगा, रिड्यूस। इसका मतलब यह बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब करना, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भी है। देखो इधर से इधर जब भी कन्वर्जन होगा, हर जगह देखना क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो ये सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पूछा जाए इन तीनों में तुलना करके बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, Tl+3, इंडियम +3, गैलियम +3, ऐसा सवाल आ जाए कि Tl+3 है, इंडियम +3 और गैलियम +3, इनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज़्यादा पहली बात ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि सब देखो रिड्यूस होकर इधर जा रहे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर +1 की स्टेबिलिटी, गैलियम +1 की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। इसका मतलब यह इजली इसमें चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब यदि हम ऑर्डर लिखना चाहें तो कहना कि इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा। ये है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है बेटा, ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर हो जाए। ठीक, जैसे सवाल बनता है कि भाई थैलियम, इंडियम, गैलियम +3 +3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे गलत लिख दिया, ये गैलियम नहीं थैलियम है भाई, ये थैलियम है ना, ये देखो ये Tl थैलियम। गैलियम +3 से +1 में गया, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इंडियम +3 से +1 में गया, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थैलियम +3 से +1 में गया, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों, ये देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन पूछा जाए इन तीनों में ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो इसका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +1 की स्टेबिलिटी +3 की तुलना में ज़्यादा है। और देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, +1 की स्टेबिलिटी घटने लगती है। नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। तो इसलिए इसका इसमें बदलना देखा जाए तो ईजिली हो जाएगा। इससे थोड़ा टफ यहाँ होगा बदलना, इससे थोड़ा सा और टफ हो जाएगा यहाँ बदलना। तो जहाँ ईजिली बदल रहा है, ईजिली यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके से एक सवाल और भी बनता है, यहीं पे मैं आपको एक डिस्कशन और करूंगा, ये तो ऑर्डर याद रखना। नेक्स्ट बेटा एक बात यहाँ पर मैं और करना चाहूँगा, ध्यान से देखना, यहाँ से तुम एक बात और क्लियर कर सकते हो। ये तो कन्फर्म हो गया, नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और नीचे जाने पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, सब आपको पता चल। अब इधर देखो जरा से, एक मिनट इधर सोचो, जैसे हम इधर से इधर जाना चाहें, इधर से इधर 1 मिनट के लिए जाना चाहो, मान लो 1 मिनट के लिए, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा, हर जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब इधर से इधर जाओगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हर जगह यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये सब देखा जाए तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे होंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ कौन आसानी से इधर से इधर जाना चाहेगा? पहला वाला जो मेंबर है, गैलियम +1 से +3 में आसानी से चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। तो इसका मतलब यह इजीली इधर से इधर जाएगा, लीस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा, तो यह इजीली इधर से इधर जाएगा, तो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन्हीं तीनों को ले ले और कह दे भैया बताओ, यहाँ पे इंडियम है, इधर से इधर जाओ, तो इसका मतलब Ga गैलियम प्लस, इंडियम +1 और थैलियम +1 की बात करें तो करा इन तीनों की पहले बात किया कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और इनमें पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। इसका मतलब गैलियम +1 का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा इंडियम +1 से, इंडियम +1 का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा थैलियम +1 से। ये हो जाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर।
ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। कुल मिला के एक लाइन याद रखना कि लीस्ट स्टेबल आयन मोस्ट स्टेबल आयन बनाना चाहता है। ठीक, तो इस वजह से आपको ये पता चल जाएगा, कुछ आयन दिए जाएं, कहे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, कुछ आयन दे करके कहे रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये बात को क्लियर करना बेटा। तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट की डिस्कशन जो किया है वो यहाँ से क्लियर कर लेना कि ऊपर से नीचे जाने पर जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग पुअर होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात जो हमने अभी किया, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बढ़ता ही जाता है नीचे जाने पर। इसीलिए लास्ट वाला जो एलिमेंट है लिखे हैं हर ग्रुप में, लास्ट वाले जो एलिमेंट हैं, ये थैलियम जैसे यहाँ है, यहाँ लेड है, यहाँ बिस्मथ है, ये सब अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात को समझ लेना। ये है आपका, हमने इनर्ट डिस्कशन किया। अब आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पर स्टडी करेंगे। अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही, अब हम बोरान फैमिली में चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करो। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो केमिकल प्रॉपर्टी में आइए, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली बात तो हम ये करेंगे, पहले तो ये जान लो कि बोरान के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, अमार्फस बोरान होता है और क्रिस्टलाइन होता है। एक तो होता है अमार्फस बोरान होता है, और एक होता है क्रिस्टलाइन बोरान होता है। जो अमार्फस होता है वही रिएक्टिव होता है, जो क्रिस्टलाइन बोरान होता है ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन लिखी है, पढ़ लेना। बोरान के दो हमारे एलोट्रॉप्स जो हैं अमार्फस और क्रिस्टलाइन, अमार्फस रिएक्टिव होता है, वो रिएक्शन करता है जगह जगह, बट क्रिस्टलाइन बोरान जो है ये अनरिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करता है। आइए जरा सा बेटा हम डिस्कशन कर रहे हैं। खैर यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में आइए हम बात करें कि रिएक्शन विद एयर या एक्शन विद एयर, जैसे जितने भी बोरान फैमिली के मेंबर हैं, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, हमें यहाँ पे हेडिंग पहला हमने डाल दिया कि एक्शन विद एयर। अच्छा, एयर में मेनली देखा जाए तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तो होती है एयर में। तो क्या हुआ कि जब हम रिएक्शन कराते हैं, मेनली यहाँ पर आपको बात करूँ कि जब भी थर्ड ग्रुप का कोई मेंबर है उसका हम एयर से जब रिएक्शन कराते हैं, एयर से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो दो स्थितियां बन सकती हैं। एयर से रिएक्शन कराने पर क्या होता है बेटा, जैसे एयर में नाइट्रोजन है तो क्या होता है कि वह मेंबर जो थर्ड ग्रुप का है वह नाइट्रोजन से रिएक्शन करके Mn बना देता है। Mn का मतलब समझ रहे हैं, वो जो है नाइट्राइड बन जाता है, नाइट्राइड बन जाता है। और यदि ऑक्सीजन रिएक्शन कर गया, एयर का जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है यदि वो रिएक्शन करेगा तो M2O3 बना देता है। इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड, ये नाइट्राइड है, और ये जो बन रहा है ये ऑक्साइड। तो इसका मतलब थर्ड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसी टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। कारण M क्या है भाई, M का मतलब समझ रहे हैं, वही बोरान हो या एल्युमिनियम हो या गैलियम हो या इंडियम हो या थैलियम, ये सब, ये जो है, ये सब जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये M है। M का मतलब एक कॉमन बात लिखा मैंने, M का मतलब कोई मेंबर ले लो, किस ग्रुप का, 13 ग्रुप का, एयर से रिएक्शन करा दो भाई। तो एयर में तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनाता है, और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाता है। और एक खास बात याद रखना बेटा कि जो नाइट्राइड बनता है यहाँ पर जो M होता है केवल बोरान और एल्युमिनियम ही, बोरान और एल्युमिनियम ही केवल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो कहना यहाँ पर भी एक खास बात है कि बोरान और एल्युमिनियम ये तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, गैलियम और इंडियम ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, थैलियम रिएक्शन करता है। बोरान एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ये गैलियम इंडियम रिएक्शन नहीं करते हैं, और फिर ये थैलियम रिएक्शन करता है। ये जानकारी में रखो। और किस टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे बोरान रिएक्शन ऑक्सीजन से किया तो B2O3 बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो Al2O3 बनाएगा। M एक कॉमन बात लिखा है मैंने। चलिए खैर,
आपको मैं एक बात बड़ी कॉमन सी लिखी, अब एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात तो मैंने कहा थर्ड ग्रुप का कोई मेंबर हो, एयर से रिएक्शन करेगा, एयर से उसको जब एयर के प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हैं तो जब हीट करेंगे तो ऑक्साइड भी बनाता है, और थोड़ा हाई हीट कर दो, थोड़ा ज़्यादा हीट कर दो तो वह नाइट्राइड भी बनाता है। फिर वहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्शन कर जाता है उस मेंबर से, माने थर्ड ग्रुप के मेंबर से। आइए पहले नाइट्राइड की बात करता हूँ। नाइट्राइड की पहले बात कुछ कर लो भाई। तो नाइट्राइड में मैंने कहा थर्ड ग्रुप के जो दो एलिमेंट ऊपर वाले हैं, बोरान और एल्युमिनियम, यही नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। मतलब बोरान जो है वह नाइट्रोजन से रिएक्शन करके बोरान नाइट्राइड बनाता है। ये जो बोरान नाइट्राइड बना देता है, इसको हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड, ये बनाता है। और हमने कहा एल्युमिनियम जो है बेटा, ये भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड ये भी बना देता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया। इसका और बाकी जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे बोरान एल्युमिनियम को छोड़ के, जैसे गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये सब नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये जानकारी में रख। और एक खास बात और बताऊं कि ये जो बोरान नाइट्राइड है बेटा, ये देखा जाए तो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये जो बोरान नाइट्राइड है ना, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि बोरान नाइट्राइड थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और वो जो बोरान नाइट्राइड होता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका जो फार्मूला होता है Bn(X) होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे एक रिएक्शन आपको कहीं कहीं मिलेगा, बोरान जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो ये बोरान नाइट्राइड बनाता है, या कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा B3N3 ऐसा बन जाता है। और B3N3 का मतलब समझ रहे हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कारण जान लो। ये जो B3N3 है कहना, ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इसको बोलते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बोरान नाइट्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरान नाइट्राइड हैव, या इसे कह लो बोरान नाइट्राइड हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है लाइक ग्रेफाइट के जैसे, लाइक ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, वैसे ही बोरान नाइट्राइड जो होता है ये भी हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बात को समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कभी कभी बनेगा तो यहाँ से मिल सकता है आपको। मैंने कहा कि पहले मैंने यहाँ से बात शुरू किया था, केमिकल प्रॉपर्टी में आए तो हमने कहा एक्शन विद एयर, पहले जितने भी एलिमेंट उनका एयर से रिएक्शन कराया जाए। एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो यदि हमने कहा कि वो थर्ड ग्रुप का कोई मेंबर है, एयर में नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाता है। और उसमें भी मैंने बताया कि जो बोरान और एल्युमिनियम है वही नाइट्राइड बनाते हैं केवल, बाकी उनके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं थर्ड ग्रुप के वह नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। उसके बाद मैं ऑक्साइड की बात करूँ तो मैंने कहा बोरान और एल्युमिनियम ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, और जो गैलियम इंडियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, थैलियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, यहाँ पे ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद आइए मैं एक एक करके स्पेशली डिस्कशन किया कि पहले नाइट्राइड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि बोरान और एल्युमिनियम दोनों मेंबर जो हैं यह नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। ये बोरान नाइट्राइड है, ये एल्युमिनियम नाइट्राइड है बेटा, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। ठीक है, नाइट्राइड। बाकी और जितने भी हैं गैलियम इंडियम थैलियम, ये सब नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, ये जानकारी में रख। उसके बाद मैंने कहा कि जो बोरान नाइट्राइड है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका जनरल एक फार्मूला बनता है Bn(X), और X माने वहाँ कुछ भी रख देना नंबर। जैसे अभी हमने एक आपके सामने उदाहरण रखा, जैसे बोरान नाइट्रोजन से रिएक्शन किया, बोरान नाइट्राइड बना और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में देखो एग्जिस्ट कर रहा है।
और B3N3 ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि मैंने कहा कि जो बोरान नाइट्राइड होता है ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि ग्रेफाइट बनाता है। ग्रेफाइट में तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर बोरान नाइट्राइड बनाता है, इसीलिए बोरान नाइट्राइड को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहीं पे लिख दे रहा हूँ, खैर जानकारी में रखना। ये देखो जो दोनों मेंबर यहाँ पे थे, ये कहाँ गया, ये बोरान नाइट्राइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड, एक कॉमन सी बात यहीं लिख दे रहा हूँ कि बोरान का जो नाइट्राइड है और एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है ये वाटर से रिएक्शन करके, ध्यान से देखना, अमोनिया बना देते हैं। ये दोनों वाटर से, एक अलग से रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, याद रखने वाली बात है ये कि अमोनिया बन जाता है यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो बेटा यहाँ पे बनता है H3BO3 और NH3 बन जाता है, और यहाँ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा AlOH3 और NH3 बन जाता है। ये दोनों अलग से स्पेशल रिएक्शन लिख दिया कि बोरान नाइट्राइड एल्युमिनियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन भी कर जाते हैं। ये जानकारी में रखना है, बुकलेट जब मैं आपको भेजूंगा PDF में नोट करके लाइन लिखा है मैंने। उसके बाद आइए भाई, ये तो हो गई नाइट्राइड की बात हो गई। अब मैंने कहा कि ये जो थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, जिसमें ऑक्साइड की अब जरा सा बात कर लो, ऑक्साइड की जरा एक मिनट जरा बात कर लो बेटा। तो ऑक्साइड में जरा डिस्कशन करें तो कहना कि बोरान, ये देखना बोरान ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके B2O3 बना देता है, यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बना देता है, Al2O3 बना देता है। लेकिन यह रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाती है। कहना क्यों रुक जाती है? एक्चुअल में क्या है कि जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाती है। कारण क्या है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, यह एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो थोड़ा बना, वह एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिस वजह से फिर एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता। ये रिएक्शन थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाता है। खैर ये जानकारी में रखना। नेक्स्ट एक बात आती है बेटा, बोरान एल्युमिनियम की बात तो हो गई। अब हम बात आगे बढ़ा रहे हैं गैलियम की और इंडियम की। तो गैलियम और इंडियम ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के नहीं करते हैं, नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जानकारी में रखने वाली बात है। फिर थैलियम की बात आती है, तो थैलियम के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि थैलियम जो है इनका बिहेवियर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जैसा होता है। वैसे तो देख लो, थैलियम मेनली जो रिएक्शन करता है ना, O2 से रिएक्शन करके ये ऑक्साइड बना देता है, Tl2O3 बनाता है, लेकिन यही थैलियम मॉइस्चर से रिएक्शन करके बेटा थैलियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, TlOH बना देता है, जो कि बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि थैलियम का बिहेवियर, मैंने कहा इसका व्यवहार फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जैसा होता है। कारण भी बताया था, फर्स्ट ए ग्रुप जैसा इसलिए होता है कि इसका जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। अभी आज ही बताया, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इस वजह से इसका बिहेवियर फर्स्ट ए ग्रुप जैसा होता है। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने मेंबर हैं उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही तो होता है। तो अच्छा, थैलियम एक इतना ज़्यादा मतलब मोस्ट रिएक्टिव होता है कि यह मॉइस्चर के प्रेजेंस में तुरंत थैलियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसीलिए थैलियम को हम स्टोर करते हैं, ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं, या आप कह लो कि ग्लिसरीन जो है ऐसे जगह उसको डाल दो जिससे कि वह मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, तो इसको ऑयल में हम स्टोर करके रखते हैं थैलियम को, ठीक है बेटा। या वैसलीन कहते हैं, वैसलीन के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं थैलियम को, जिससे कि यह डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो फिर जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। तो ये थैलियम के बारे में जानकारी रख लेना। खैर अभी पूरी बात हो गई। बोरान एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्साइड बनाता है, गैलियम इंडियम जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, थैलियम रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। एनसीईआरटी में लाइन बिल्कुल डायरेक्ट लिखी हुई है, देख लेना, समझ लेना, वहाँ से पढ़ना। उसके बाद आगे जरा सा बात करें कि ये जो बोरान का जो ऑक्साइड बना है ना B2O3, इसको हम बोलते हैं बेटा, इसका नाम है बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, या ध्यान से समझना। ये जो B2O3 है ना, इसको हम बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अच्छा, एनहाइड्राइड कैसे बनता है नोट करके जरा एक लाइन लिखने चल रहा हूँ, जरा समझना। एक्चुअल में जब कोई एसिड है, एक नोट का पॉइंट है, ध्यान से समझ लो,
कोई एसिड से क्या होता है कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ऑल एसिडिक हाइड्रोजन replaced in the form of water, all acidic hydrogen replaced in the form of water। बेटा कोई एसिड है, उससे जितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं वो वाटर के फॉर्म में यदि रिप्लेस हो जाते हैं फिर एसिड एनहाइड्राइड बनता है, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। एक बार केवल सुन लीजिए, बाकी एक बार सुन के और एक बार आप केवल पढ़ लें बस, दोबारा बुकलेट से, बस उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएगा तो लग जाएगा। चलिए, तो मैंने कहा एसिड से जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँ, जैसे मैंने कहा ये H3BO3 है बेटा, बोरिक एनहाइड्राइड, सॉरी ये हमारा बोरिक एसिड है H3BO3, ठीक है। अब इसे क्या है, मैंने कहा कि जितने इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है उनको वाटर के फॉर्म में रिप्लेस करा दो, तो क्या हुआ कि ये बना दिया हमारा, चलो यहाँ से वाटर निकाल दिया मैंने, 3H2O निकाल दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका क्या बना भाई, ये बन जाएगा B2O3 बन जाएगा और 3H2O निकल गया। तो इसमें जितने एसिडिक हाइड्रोजन थे वो सब वाटर के फॉर्म में देखो निकल गए, रिप्लेस हो गए और ये बन गया B2O3। ये तो एसिड था, बोरिक एसिड, और इससे जो बना ये क्या है, ये है बोरिक एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और मैं लिख सकता हूं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहां से देखो एसिडिक हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिप्लेस कर दो, यहां से H2O निकाल दो, H2O निकाल दो भाई, तो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा N2O5 और ये वाटर देखो निकल रहा है, इसका नाम है नाइट्रिक एनहाइड्राइड, ये है नाइट्रिक एनहाइड्राइड है बेटा ये। तो कुल मिला के मैंने क्या बात कही आपके सामने वो जरा दोनों देख लो। मैंने कहा कोई एसिड है, उससे जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसमें से रिप्लेस कर दो इन द फॉर्म ऑफ वाटर तो एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाता है। दो उदाहरण सामने रखा, ये बोरिक एसिड है, यहाँ से वाटर निकल गया, देखो बोरिक एनहाइड्राइड बचा, और ये नाइट्रिक एसिड है, जितने एसिडिक हाइड्रोजन थे उनको वाटर के फॉर्म में निकाल दिया, ये नाइट्रिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड ग्रुप के ऑक्साइड होते हैं, थर्ड ए ग्रुप के जो ऑक्साइड हैं बेटा, जैसे कि बोरान के ऑक्साइड हैं B2O3, जैसे हम कहें एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। अच्छा, जितने थर्ड ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं, थर्ड ए ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं वो M2O3 टाइप के होते हैं, M3O2 टाइप के ही होते हैं। थर्ड ग्रुप एलिमेंट के ऑक्साइड M2O3 टाइप के होते हैं। अब थर्ड ग्रुप के सारे मेंबर आपको मालूम है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सभी के ऑक्साइड बनाए जाए तो B2O3, Al2O3, Ga2O3 और In2O3, Tl2O3 ये बन जाए। मैंने कहा था कि थर्ड ए ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सभी का ऑक्साइड मैंने बनाया। अच्छा, वैसे बेटा इनको यदि हम कहें कि इन सारे ऑक्साइड में ये जो B2O3 है ये एसिडिक होता है, ये B2O3 ये एसिडिक होता है, और ये जो दोनों एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये गैलियम के जो ऑक्साइड हैं ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और ये जो लास्ट में दो ऑक्साइड आपके बचे हैं, इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड हैं ये बेसिक होते हैं। तो ये नेचर भी याद रखना है कि बोरान के ऑक्साइड एसिडिक, एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, और लास्ट में इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड हैं बेटा ये बेसिक होते हैं। इसका मतलब हम यदि देखें इन सारे ऑक्साइड का स्टडी करें तो इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर का मतलब टॉप टू बॉटम सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऑक्साइड बना लिया जाए और देखा जाए तो ऊपर जो सबसे बोरान था उसका ऑक्साइड एसिडिक, फिर उसके बाद इन दोनों का एम्फोटेरिक, इन दोनों का ऑक्साइड जो है उनका नेचर बेसिक है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हम आर्डर लिख सकते हैं। देखो देखो देखो, ये ध्यान से समझो, ये आर्डर है किसका, ये आर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। इसका मतलब सारे एलिमेंट का ऑक्साइड बनाइए, ऊपर से नीचे जाने पर इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। तो ये है आर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ये है आर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। इनका बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ रहा है इन ऑक्साइडों का।
ठीक है बेटा, ये ध्यान से समझ लेना, ये दिमाग में रखने वाली बात। तो ये तो हो गई ऑक्साइड की बात मैंने किया। खैर अभी मैंने पहला हेडिंग पे चर्चा किया, एक बार देख लो पहला हेडिंग क्या था। फर्स्ट हेडिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट था, मैंने कहा था केमिकल प्रॉपर्टी आई। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने बात किया कि एयर से रिएक्शन कराना, तो एयर से रिएक्शन कराने पे नाइट्राइड भी बन सकता है, ऑक्साइड भी बनेगा। और हमने पहले नाइट्राइड की बात किया, ये देखो नाइट्राइड बना है। हमने कहा बोरान और एल्युमिनियम ही केवल नाइट्राइड बनाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर मैंने कहा ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका जनरल फार्मूला ये होता है। और उसके बाद ये जो है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोरान जो नाइट्राइड है क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के जैसा होता है, जैसे उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है वैसे इसका भी होता है, इसीलिए इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। फिर ऑक्साइड की बात किया, मैंने कहा बोरान एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड बना रहे हैं, बट गैलियम इंडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जबकि थैलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, थैलियम ऑक्साइड बनाता है। थैलियम मॉइस्चर के साथ यदि रिएक्शन करता है तो थैलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। थैलियम मोस्ट रिएक्टिव होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के जैसा बिहेवियर होता है इसका, तो इसको हम कहते हैं कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में आने पर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसको हम ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ये बात को दिमाग में रखना। उसके बाद मैंने नोट की बात एक लिखा कि एसिड कोई है तो उससे जो है जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उनको इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिप्लेस कर दिया जाए, एसिडिक एनहाइड्राइड बनता है। दो उदाहरण आपके सामने रखा बेटा, H3BO3 बोरिक एसिड, देखो उससे रिप्लेसेबल जितने भी उसमें एसिडिक हाइड्रोजन थे उनको निकाल दिया, फिर ये बोरिक एनहाइड्राइड बना। ये देखो नाइट्रिक एसिड है, जितने एसिडिक हाइड्रोजन थे इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिप्लेस हो गया, ये जो बचा है देखो ये नाइट्रिक एनहाइड्राइड बन गया। फिर मैंने क्या बात किया कि थर्ड ग्रुप के जितने मेंबर हैं इनके ऑक्साइड M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। इनके ऑक्साइड यदि सबका बना लिया जाए तो देखा जाए तो पहला जो ऑक्साइड है, फर्स्ट जो एलिमेंट बोरान था वो एसिडिक होता है, ये दोनों जो है एम्फोटेरिक और नीचे वाले दोनों बेसिक होते हैं। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर आप देख रहे हैं बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये तो मैंने अभी एयर के साथ रिएक्शन कराया, इट मीन्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बोरान फैमिली के जितने मेंबर थे रिएक्शन करा के दिखाया। अब बेटा बात करूंगा इनका रिएक्शन वाटर से भी जब कराते हैं तो रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसका? बोरान फैमिली के मेंबर्स का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे। अब जरा से देखो, आइए भाई बोरान फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं तो उनका नाम पहले लिख लो। बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई, वाटर के साथ अभिक्रिया होने जा रही, तो वाटर के साथ देखा जाए तो बोरान ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यदि हम कहें नहीं भाई हमने वाटर जो लिया है वो कोल्ड वाटर है, तो कहना कोल्ड वाटर लोगे तो भी रिएक्शन नहीं होगा, नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बोरान जो है हॉट वाटर से रिएक्शन कराओगे तो हॉट वाटर से रिएक्शन कराओगे भैया तो भी यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा। बोरान का यदि हम स्टीम से रिएक्शन करा दें तो भी रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, रेड हॉट स्टीम से रिएक्शन जब कराते हैं, बोरान का रेड हॉट स्टीम से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर B2O3 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर से समझेंगे एक बात को, हमने कहा रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। बेटा एक बात बड़ी ध्यान से समझना कि बोरान का रिएक्शन कोल्ड वाटर से नहीं होता है, बोरान का रिएक्शन हॉट वाटर से नहीं होता है, बोरान का रिएक्शन स्टीम से नहीं होता है। बोरान का रिएक्शन रेड हॉट स्टीम लोगे तो रिएक्शन हो करके बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। अभी बनाया था बोरिक एनहाइड्राइड, बताया था। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक लाइन अभी बोला था, बोरिक एसिड था, उसने जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन थे रिप्लेस कर दे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो बोरिक एनहाइड्राइड बना था। इधर देखो, तो खैर बोरान का रिएक्शन कोल्ड वाटर से भी नहीं होता, हॉट वाटर से भी नहीं होता, स्टीम से नहीं होता, रेड हॉट स्टीम से बोरान रिएक्शन कर जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनाता, बोरिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ, एल्युमिनियम का रिएक्शन यदि कराया जाए, देखो जरा सा एल्युमिनियम की बात कर लो भाई, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है। इसका रिएक्शन जब हम हॉट वाटर से कराते हैं, हॉट वाटर से रिएक्शन करा दो या स्टीम कह लो, स्टीम से रिएक्शन कराते हैं जब, तो यहाँ पर बेटा Al2O3 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एक खास बात इस रिएक्शन के साथ, एक खास बात जुड़ी है, इस रिएक्शन के साथ एक खास बात ये जुड़ी है कि जब एल्युमिनियम का रिएक्शन हम स्टीम या हॉट वाटर से कराते हैं, ये रिएक्शन थोड़ी देर होती है उसके बाद रुक जाती है, थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन रुक जाती है। कारण क्या है? फिर वही कारण जो पीछे भी बताया था,
कि जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना रहा था, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर एल्युमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। इस वजह से एल्युमिनियम जो है फिर अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है, वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। वैसे यहाँ भी कि एल्युमिनियम जब हॉट वाटर या स्टीम से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है बेटा, और यह एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। इस वजह से ये रिएक्शन फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता। ये जानकारी में रखना। अच्छा, अब आइए जरा सा, खैर ये तो बात हो गई बोरान का, एल्युमिनियम का। और अच्छा, गैलियम और इंडियम ये दोनों ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, रिएक्शन ही नहीं करते हैं। हाँ, थैलियम जो होता है बेटा, यह कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाता है। कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके ये TlOH बना देता है, थैलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। अच्छा, एक बात आपको शायद याद होगा, जब हम लोग हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया तो था कि एक ऊपर से नीचे जब जा रहे थे, लिथियम से शुरू किया था, लिथियम पोटेशियम ऐसे नहीं बोला था ना, लिक बे सर काना, तो लिथियम से सोडियम तक मैंने बताया था, सब कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन निकालते हैं। फिर उसके आगे जब मैग्नीशियम से मैं आगे बढ़ा था तो मैंने कहा वो ये सब हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और मैं लास्ट में बिल्कुल आयरन था जो स्टीम से रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना रहा था और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा था। याद करिए, ये हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में मैंने पूरा चार्ट बना रखा है। मैंने जो आपको बुकलेट भेजा है उसमें आप देखिएगा पूरा चार्ट बना हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ देख आपको दिखा रहा हूँ। खैर, बोरान का रिएक्शन भी दिखा दिया वाटर से, एल्युमिनियम का भी रिएक्शन दिखा दिया। गैलियम इंडियम वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये इनर्ट होते हैं, रिएक्शन ही नहीं वहाँ पे करेंगे वाटर के साथ। और थैलियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके थैलियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आगे बढ़ जाऊँ बेटा, एक बात देखना, ये तो रिएक्शन हो गया किससे, वाटर से। अब आइए रिएक्शन विद एल्कली। एल्कली से रिएक्शन आओ जरा करा के देखें। एल्कली का मतलब बेस से रिएक्शन करा दो। उसमें एक खास बात है कि जितने मेंबर हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ग्रुप में बात कर रहा हूँ, तो ये देखना, ये तीनों के तीनों मेंबर एल्कली से रिएक्शन करते हैं, बट ये दोनों मेंबर रिएक्शन नहीं करते हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम एल्कली से रिएक्शन करता है, बट इंडियम, थैलियम रिएक्शन नहीं करता है। और रिएक्शन करके बेटा देख लें, बोरान का जब हम एल्कली माने NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो आप कहते हैं यहाँ पर Na3BO3 बनता है, Na3BO3 बनता है। ऐसा मैंने आपको हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में भी बताया था। और मैंने बताया था कि बोरान एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, वो बेस से रिएक्शन करा के बताया था आपको। एल्युमिनियम का भी रिएक्शन बेस से करा के दिखाया था हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में। वही रिएक्शन यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि बोरान NaOH से रिएक्शन करता है तो Na3BO3 बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, इसको बोलते हैं सोडियम बोरेट बोलते हैं। ये हमारा बनता है सोडियम बोरेट बन जाता है। उसके बाद आगे बढ़ो बेटा, एल्युमिनियम का रिएक्शन मैंने कराया था, मैं यहाँ 2 रिएक्शन कराऊंगा एल्युमिनियम का, दोनों याद रखना। एल्युमिनियम का जब NaOH से रिएक्शन कराते हैं, एक तो रिएक्शन ये बनता है Na3AlO3 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाँ, एक रिएक्शन जो मैंने एल्युमिनियम का लिखा था आपको याद होगा, NaOH से रिएक्शन कराया था, तो ये रिएक्शन हमने लिखा था, यहाँ सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनता है, यहाँ पे बनता है NaAlO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ध्यान से समझ लेना, इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्युमिनेट। ये है बेटा, ये है हमारा सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनता है, मेटा एल्युमिनेट बनता है। ये रिएक्शन याद रखने वाली बात, ये हमने वहाँ बताया था हाइड्रोजन इस कंपाउंड में। एक नई बात ये बता रहा हूँ, एल्युमिनियम NaOH करके ये भी बनाता है, सोडियम एल्युमिनेट भी बनाता है, सोडियम एल्युमिनेट भी बनाता है। इसी तरीके से इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने अभी देखो लिखा था, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम ही एल्कली से रिएक्शन करके, इंडियम, थैलियम या एल्कली माने NaOH से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब बोरान रिएक्शन करके सोडियम बोरेट बनाया, एल्युमिनियम NaOH से रिएक्शन करके सोडियम एल्युमिनेट भी बनाता है। और एक रिएक्शन और एल्युमिनियम का बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एल्युमिनियम जब NaOH से रिएक्शन करता है ये सोडियम मेटा एल्युमिनेट भी बनाता है। थोड़ी सी कंडीशन बदल दी जाती है तो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। देख, उसके बाद मैंने कहा कि ये गैलियम भी एल्कली से रिएक्शन करता है बेटा। ये गैलियम NaOH से रिएक्शन करके ये सोडियम
गैलेट बनाता है NaGaO2, ये बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये है सोडियम गैलेट, ये बन जाता है सोडियम गैलेट, ये बन जाता है प्रोडक्ट बेटा सोडियम गैलेट, एक प्रोडक्ट ये बन जाता है। कुल मिला के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये तीन के तीन जो शुरू से दिख रहे हैं, बोरान एल्युमिनियम गैलियम एल्कली से रिएक्शन करते हैं, बट इंडियम थैलियम एल्कली से रिएक्शन नहीं करता है। तो मैंने आपको देखे 4 तरीके की बातें चार बातें बता दी। पहली बात तो जितने भी बोरान फैमिली के मेंबर थे उनका नाइट्रोजन से रिएक्शन करा के दिखाया, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के दिखाया, फिर मैंने वाटर से रिएक्शन करा के दिखाया, फिर अभी मैं एल्कली से रिएक्शन करा के दिखाया। अब मैं इन सारे मेंबर का रिएक्शन एसिड से कराने चल रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एसिड से रिएक्शन जो कराऊंगा तो पहले देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्शन विद एसिड। किसका रिएक्शन? थर्ड ग्रुप के जितने मेंबर हैं उनका रिएक्शन एसिड से कराना। तो रिएक्शन विद एसिड, एसिड से भाई जरा रिएक्शन करा के देखो। अब एसिड में कई बातें आएंगी, जरा देखो। पहली बात तो बेटा ये आएगी, पहली बात तो ये है कि मैंने यदि हमने कहा एसिड से रिएक्शन कराना तो चलो पहले रिएक्शन हम HCl से कराते हैं। रिएक्शन पहला, अब इसमें हम कई पार्ट बताएंगे, देखना ए पार्ट या बी पार्ट कर लो, या चलो रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो। चलो पहली बात तो हम ये कराने चल रहे हैं कि रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेट HCl। डाइल्यूट HCl हो या कंसंट्रेट HCl का रिएक्शन यदि थर्ड ग्रुप के मेंबर से कराया जाए, थर्ड ग्रुप के मेंबर में बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, तो जिसमें कि बोरान का रिएक्शन हम चाहे डाइल्यूट HCl से करा दें या फिर हम कंसंट्रेट HCl से करा दें बेटा, ये रिएक्शन होता ही नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्शन ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन बोरान के छोड़ करके जितने बचे हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो ये साल्ट बना देते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साल्ट बना देते हैं। अरे साल्ट का मतलब समझो यार ऐसा कि ये MCl3 टाइप का साल्ट बनता है। MCl3, M मतलब समझ रहे हैं, M माने ये सारे मेंबर, ए एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन्हीं को M बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना भाई। तो कहने का मतलब ये MCl3 टाइप का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो एक तो हो गया ये एसिड HCl से रिएक्शन करा दिया, बोरान रिएक्शन ही नहीं करता, चाहे वो डाइल्यूट एसिड हो, चाहे HCl हो, चाहे कंसंट्रेट HCl, ठीक है। वैसे बात NCERT में एक लाइन लिखी है जो HCl है, इसको वो कहते हैं कि ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के अभी मैं बात करूंगा, अभी बताता हूं कि इनको क्या बोलते हैं। अभी तो बस इतना याद रखो कि डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेट HCl से बोरान रिएक्शन नहीं करता है। ये सारे रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ो जरा सा। ये तो HCl से रिएक्शन कराया, पहला बात मैंने कर दिया ए पार्ट, ठीक। अब आओ जरा सा बी पार्ट में चलो भाई, पार्ट बी पे चलो। अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप के जितने मेंबर हैं, वो तो आपको मालूम है थर्ड ग्रुप का ही रिएक्शन कराया जा रहा है, थर्ड ग्रुप के मेंबर का ही रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं। तो रिएक्शन विद, मान लो आ जाए कि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन यदि कराना, तो कहना जितने भी मेंबर हैं, बोरान हो, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ये सारे के सारे जितने भी ये मेंबर हैं, ये सब का यदि हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक। ये चाहे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते। आइए बेटा नेक्स्ट सी पार्ट पर आ जाओ जरा सा। इसमें यदि हम यही थर्ड ग्रुप के जितने मेंबर हैं इनका रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 से कराएं, कंसंट्रेट HNO3 से कराएं, जैसे बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम, थैलियम, इन सभी का रिएक्शन यदि मैं कंसंट्रेट HNO3 से कराता हूँ। देखो कंसंट्रेट HNO3 से जब बोरान रिएक्शन करता है बेटा, ये H3BO3 बनाता है और यहाँ से NO2 गैस रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुना। बोरान कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करता है तो बोरिक एसिड H3BO3 और NO2 बनता है। हाँ, लेकिन यदि हम इनमें बात करें,
ये सारे जितने हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब यदि इन सभी का रिएक्शन यदि हम कंसंट्रेट HNO3 से जब कराते हैं तो यह बनता है MnO3 का थ्राइस, इस टाइप का साल्ट बनता है MnO3 होल 3, और उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात, इस सारा चीज़ बुकलेट में एटिटी जैसे लिख के दूंगा, एक दो बार पढ़ लेना। ये महत्वपूर्ण इतने नहीं है जो अभी बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो कि 3 से 4 बातें ऐसी हैं, जो 5-6 चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको मैं हाईलाइट करके लिखा हूँ वहाँ पर, और जब भेजूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो आज चर्चा की है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर से नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं जब इसकी हाईलाइट की बात करूँगा, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की हाईलाइट की बात करूँगा, तो वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आती है। जैसे बोरान के हाईलाइट्स ले लो, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट लगता है, बैक पी पाई बैक बॉन्डिंग होता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक सवाल बनता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक आता है बनाना बॉन्ड, भी आएगा, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसी का हाइड्राइड, बोरॉन का जो हाइड्राइड बनाऊंगा वहाँ पर डाइबोरेन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल आपको बन जाता है। ये 3 पार्ट हो गए। बाकी चौथा नंबर है, कुछ बोरान के कंपाउंड हैं जो कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के उसमें हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ऐसी 4-5-6 चीज़ें हैं केवल इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ना। चलिए खैर, अभी जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक बार देख लेना, मान लो कभी सवाल आ जाए तो आप समझ लेंगे, कर लेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया बेटा कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन यदि कराया जाए। देखो यहाँ पे डाइल्यूट से करा दिया। अब मैं जो रिएक्शन कराया हूँ सी में कि रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा दिया। आओ अब डी पार्ट में चलिए भाई, अभी एसिड से ही रिएक्शन करा रहा हूँ, अभी रिवाइज करा दूंगा सर, कि रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है भाई। चलिए, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराने पर ये बनता है, देखो फिर वही लिख रहा हूं, बोरान है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये जितने मेंबर हैं बेटा, इसमें बोरान डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करता है तो कहना ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, रिएक्शन ही नहीं करता। डाइल्यूट H2SO4 से बोरान रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब बात आई कि ये सब क्या करते हैं भाई, तो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जितने हैं ये सब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके और ये मेटल साल्ट बनाते हैं, सॉरी साल्ट बनाते हैं, मेटल साल्ट कहना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, साल्ट बनाते हैं। और किस टाइप का, तो कहना ये M2SO4 का होल 3 टाइप का साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ, ठीक। ये बात दिमाग में रख लेना। अब बात आती है ई पार्ट, माने इसका लास्ट पार्ट ई, कि रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 से जब हम रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन में क्या बनता है, तो देख लो बेटा, यह जो बोरॉन है यह जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ये बना देता है H3BO3 और SO2 बनता है, यहाँ से ये प्रोडक्ट दिमाग में रख लेना। अब बात आती है नेक्स्ट, और आगे बढ़ रहा हूँ तो मैंने कहा कि इनके अलावा जो एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो बोरान के अलावा हैं, ये सब जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो ये भी साल्ट बनाते हैं, M2SO4 होल 3 टाइप का साल्ट बनाते हैं और यहाँ से SO2 गैस बनती है और वाटर भी बनेगी। ये रिएक्शन आपको याद रखना है। एसिड के साथ इतने रिएक्शन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देखना, 2 मिनट लगेगा, जरा सा समझ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारे केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा चल रही है बेटा। आओ, हमने कहा था रिएक्शन विद एसिड, मैंने कहा रिएक्शन एसिड के साथ कराना। पहला रिएक्शन मैंने कराया डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट या कंसंट्रेट HCl से, तो बोरान जो है वो डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन नहीं करता है।
लेकिन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम HCl से रिएक्शन करके MCl3 टाइप का साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद अरे जैसे उदाहरण ले लो, जैसे 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 ये तो एक कॉमन बात बना दी, एल्युमिनियम का रिएक्शन करा दो। एल्युमिनियम का रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो AlCl3 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन बैलेंस कर दो तो ये देखो बैलेंस हो गया कि यहाँ पे 2AlCl3 और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो यही तो है, AlCl3 का मतलब इसी टाइप का साल्ट बना। एक उदाहरण बता रहा हूँ, हम एक कॉमन बात आपके सामने रख रहे हैं। चल, ऐसे गैलियम, इंडियम, थैलियम भी HCl से रिएक्शन करके MCl3 टाइप का साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकल। HCl के बाद हमने रिएक्शन कराया रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। देखो यदि हम कहना इन्हीं सारे एलिमेंट का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराएं तो कहना कि थर्ड ग्रुप का जितने भी मेंबर हैं ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते हैं। कोई भी देखो रिएक्शन नहीं हुआ, कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, यदि इन्हीं सारे थर्ड ग्रुप के जितने मेंबर हैं इनका कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएं तब क्या होता है, तो कहना बोरान जब कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करता है तो ये बोरिक एसिड और NO2 गैस बना रहा है, और एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जब कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कर रहा है तो यह इस टाइप का साल्ट बना रहा है, MnO3 इस टाइप का साल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया बेटा, मैंने कहा कि रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। तो थर्ड ग्रुप के जितने भी मेंबर थे इनका जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराया तो रिएक्शन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इन सब का जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराया तो M2SO4 इस टाइप का हमारा साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक, नेक्स्ट और आगे बढ़ जाओ। इसमें मैंने कहा जब भी कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराया जाए इन सारे एलिमेंट का तो कहना थर्ड ग्रुप के जितने मेंबर थे इनका रिएक्शन यदि कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 से बोरान जो है रिएक्शन करके H3BO3 और SO2 गैस बना रहा है, जबकि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके M2SO4 टाइप का साल्ट बनेगा और SO2 और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन हमने करा दिया किससे, ये रिएक्शन मैंने कराया एसिड से। तो देखिए हमने रिएक्शन आपको किसे किसे करा दिया, एयर से कराया, एयर से मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कराया, फिर वाटर से कराया थर्ड ग्रुप के एलिमेंट का रिएक्शन, फिर मैंने एल्कली से रिएक्शन कराया, फिर बेस से रिएक्शन एल्कली के बाद हमने एसिड से रिएक्शन कराया। एसिड में भी बहुत बात है कि HCl से कराया, HNO3 से कराया, H2SO4 से कराया, कब प्रोडक्ट बनेगा कब नहीं बनेगा वो सब देख लेना। ठीक है, आइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करूँगा कि रिएक्शन विद कार्बन। थर्ड ग्रुप के जितने मेंबर हैं कार्बन से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो और बेटा मैंने हेडिंग डाल दिया रिएक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट विद कार्बन। रिएक्शन ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट विद कार्बन। कार्बन से रिएक्शन चलिए कराते हैं, जिसमें कि आप पढ़ते हैं कि बोरान और एल्युमिनियम यही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं। बाकी और इनके अलावा जितने भी हैं गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये सब कार्बन से रिएक्शन नहीं करते। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा थर्ड ए ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनका रिएक्शन कार्बन से कराना, तो उनमें भी मैंने कहा कि बोरान और एल्युमिनियम ये दो ऐसे थर्ड ग्रुप एलिमेंट के मेंबर हैं, थर्ड ए ग्रुप के या 13 ग्रुप के यही दो मेंबर ऐसे हैं जो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं। इनके अलावा ये जितने भी थर्ड ए ग्रुप के मेंबर हैं बेटे यह कार्बन से रिएक्शन नहीं करते। आइए जरा रिएक्शन करके पहले आपको दिखा भी देता हूँ कि बोरान और एल्युमिनियम ही केवल कार्बन से रिएक्शन करते हैं। तो देखो बोरान जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है B12C3, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं B4C, ऐसा इसको बोरान कार्बाइड बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसका यूज हम करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस B4C है, बोरान कार्बाइड जिसको बोलते हैं। ये हमारा है बोरान कार्बाइड। तो बोरान कार्बाइड जो बना बेटा ये बहुत आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, और यह
देखा जाए तो यूज किया जाता है कहाँ, तो कहना इसका यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने। उसके बाद आ जाओ भाई, इसमें एल्युमिनियम की बात कर लो। एल्युमिनियम जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड बनता है। एल्युमिनियम कार्बाइड बनता है बेटा। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि एल्युमिनियम कार्बाइड का एक रिएक्शन मैं पीछे कराया था, जब मैं हाइड्रोजन एड्स कंपाउंड बता रहा था तो मैंने कहा था एल्युमिनियम कार्बाइड का एक स्पेशल रिएक्शन बताया था कि यह वाटर से रिएक्शन करके यह मीथेन बनाता है। तो एल्युमिनियम मीथेन बनाने की प्रॉपर्टी भी है कि एल्युमिनियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है आपका, यहाँ पर वाटर ले लो, 12 मोल वाटर से जब हम रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे तो ये बन जाता है 4AlOH का होल 3 और बन जाता है बेटा 3CH4, मीथेन बन जाता है। ये तो बात याद रखना, मैंने कहा कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट के रिएक्शन मैंने कार्बन से कराया, जिसमें मैंने कहा बोरान और एल्युमिनियम ही कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बना देते हैं। यह देखो यहाँ पर B12C3 ये कार्बाइड है, खैर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ B4C, ये बोरान कार्बाइड है जो कि आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसको कहाँ यूज करते हैं बता दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज होता है। और उसके बाद एल्युमिनियम कार्बन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम कार्बाइड बनाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड का एक स्पेशल रिएक्शन आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए कि एल्युमिनियम कार्बाइड ये वाटर से कर रहे हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड ये देखो वाटर से रिएक्शन करके यह मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो एडिशनल रिएक्शन है, ये याद रख लेना। खैर ये बात जो हमारी चल रही थी सीक्वेंस में वो यहाँ तक। तो अभी देखो मैंने कार्बन से भी रिएक्शन कराया। अब मैं जो डिस्कशन करूँगा, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर हम हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप बताएंगे। हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट के हैलाइड्स की जरा बात करूंगा, यही सवाल इंपॉर्टेंट है जो बनता है। हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट, आइए बेटा थर्ड ए ग्रुप जो एलिमेंट हैं उनके हैलाइड की बात करते हैं। हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट, चल खैर आज देखिए सब चर्चा हम लोगों ने डिस्कशन जो किया है इसको आप एक बार पढ़ लेना। चलिए अब हमारा हेडिंग है यहाँ पर हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। एक्चुअल में थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो एनसीईआरटी लिख रही है उसकी बात करें तो यहाँ पर MX3 टाइप का हैलाइड बनता है। जो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो जनरली मैंने कहा 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अप्रोप्रिएट जो हमें पढ़ना है MX3 टाइप के हैलाइड ये जनरली बनाते हैं, जनरली यही बनाते हैं, MX3 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। अब आइए जरा सा बात करें कि इसका मतलब बनता कैसे है। तो चलो भाई पहले देखो, पहले मैं बात करूं यहाँ पर प्रिपरेशन की, जरा बात कर लो कि प्रिपरेशन ऑफ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फिर समझना। प्रिपरेशन ऑफ, मैंने पहले बात की भाई BF3, पहले हमें BF3 का प्रिपरेशन करना। तो इसमें सीधा सीधा होता बोरान लिया और F2 फ्लोरीन से रिएक्शन करा दिया और यहाँ पर रिएक्शन के बाद ये बन जाएगा BF3 बन जाए, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड ये बन जाता है। ठीक, ये प्रिपरेशन ऑफ BF3 होगी। ऐसे ही हम प्रिपरेशन कर दें, प्रिपरेशन ऑफ BF3 को छोड़ के बाकी जो बच रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे BX3 का मतलब जैसे BCl3, BBr3, BI3, ये सब भी तो बोरान के हैलाइड हैं। देखो जरा BI3, इन टाइप के हैलाइड BCl3, BBr3, BI3, इनको कॉमनली मैंने BX3 लिख दिया। इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं बेटा, तो इनका प्रिपरेशन पे आ जाओ भाई। बात करें इनका प्रिपरेशन होता है, बोरान लिया, इसका हमने हैलोजन से ये रिएक्शन करा दिया। एक तो यही तरीका है, एक मेथड यही है, बोरान का हैलोजन से रिएक्शन करा दो, 2BX3 ये बन जाएगा। ये देखो वही MX3 टाइप का है ना, M माने वही बोरान, यहाँ M जो है वो बोरान M को रिप्रेजेंट करा है, या M से, M का मतलब समझ रहे हैं, M जहाँ लिखा है मतलब वही बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब जो हैं इसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऊपर जो लिखा था नहीं, ये देखो MX3 टाइप, इसका मतलब M की जगह यहाँ बोरान भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी, गैलियम, इंडियम, थैलियम कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है, यहाँ समझो।
चलो भाई, तो इसका मतलब एक तो बोरान हैलोजन से रिएक्शन करके एक रिएक्शन कर सकता है, एक बात हो गई। दूसरे नंबर के एक और भी रिएक्शन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे B2O3 है, बोरान का जो ऑक्साइड है जिसको हम बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं, ये रिएक्शन देखो जरा सा, हमने जब कराया तो ये रिएक्शन में क्या बनता है भाई कि बन जाता है आपका 2BX3 + 3CO बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझ लेना। ये BX3 टाइप के जो हमारे हैलाइड्स हैं जैसे BCl3, BBr3, BI3, इन सभी का प्रिपरेशन मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ X2 की जगह आप लिख दो, जैसे यहाँ पर एक X2 की जगह चाहे Cl2 लिख दो, यहाँ Cl2 लिख दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, BCl3 बन जाएगा। यहाँ पर Cl2 ना लिख करके यहाँ Br2 लिख दो तो यहाँ पर क्या बनेगा, BBr3 बन जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन करके देख लेना कि अच्छा, जैसे यहाँ भी देख लो, यहाँ X2 ना करो, यहाँ पर हमने कहा Cl2 कर दो तो ये रिएक्शन में क्या बनेगा, 2BCl3 बनेगा और CO बन जाएगा। तो देख लेना, मैंने कॉमन बात लिखी है, मैं यहाँ पर सीधा सीधा हैलोजन को X2 बोल के लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ। अब एक बात तो हो गई, ये प्रिपरेशन ऑफ बोरान ट्राइऑक्साइड बोरान ट्राइफ्लोराइड BX3 मीन्स BCl3, BBr3, BI3 का प्रिपरेशन आप ऐसे दो मेथड हैं, एक तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ भी BX3 बन रहा है, यहाँ भी बोरान ट्राइफ्लोराइड बन रहा है, बोरान ट्राइहैलाइड BX3 BX3। हाँ, अब एक बात आती है कि नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखने चल रहा हूँ, आखिरी बात है प्रिपरेशन ऑफ AlCl3। AlCl3 का प्रिपरेशन हम तीन तरीके से करेंगे। पहला मेथड तो यही बेटा कि हम एल्युमिनियम ले लें, इनका रिएक्शन क्लोरीन से सीधा करा दें तो ये रिएक्शन के बाद बन जाएगा 2AlCl3 बन जाता है। एक तो यही डायरेक्ट प्रिपरेशन मेथड। एक दूसरा तरीका ये है कि एल्युमिनियम का रिएक्शन मैं HCl से करा दूं, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन यदि HCl से कराता हूं तो यहाँ पे 2AlCl3 बना और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये देख, एक तो ये तरीका है। नेक्स्ट एक और लास्ट और तरीका और देख लो, जैसे है Al2O3, इसका रिएक्शन जब मैं कराता हूँ कार्बन के साथ और हैलोजन क्लोरीन के साथ करा देता हूँ तो ये रिएक्शन में हमारा बन जाता है 2AlCl3 + 3CO बनता है। देखो यहाँ एल्युमिनियम हमने एल्युमिनियम क्लोराइड हमें बनाना था, एक तरीका ये भी है, दूसरा ये है, तीसरा तरीका ये है, तीन तरीका हमने एल्युमिनियम क्लोराइड का बताया बनाने का। अब एक खास बात यहाँ पे सवाल बन जाता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड एक्चुअल में देखा जाए तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। यह एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर ले लेता है, एब्जॉर्ब क्या कर लेता है, ले लेता है। और यह नेचर में कहना कि यह एनहाइड्रस फॉर्म में, AlCl3 तो एनहाइड्रस है, लेकिन मैंने कहा एल्युमिनियम क्लोराइड ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर एक्सेप्ट कर लेता है और एक्चुअल में यह एग्जिस्ट करता है इस रूप में, ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड है बेटा AlCl3.6H2O, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आपके सामने दिख रहा है, ये इसी फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। और एक सवाल आपको पीछे पूछा गया कि क्या ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड जो है क्या ये लुईस एसिड है या नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है तो कहना ये लुईस एसिड नहीं है। क्यों नहीं, इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। पहले तो लुईस एसिड की चर्चा करूंगा अभी इसी पार्ट में, जो हैलाइड बता रहा हूं ना, थर्ड ग्रुप एलिमेंट के जो हैलाइड की चर्चा कर रहा हूं, ये यहाँ पर लुईस एसिड की स्ट्रेंथ बताऊंगा कि लुईस एसिड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो वो सब डिस्कशन करूंगा। तो वहाँ ये भी चर्चा आएगा कि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड यह अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड नहीं है, जबकि केवल एनहाइड्रस AlCl3 की बात करता हूँ तो यह अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड है, बट हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये लुईस एसिड नहीं है। अभी क्यों नहीं है ये डिस्कशन आगे मिल जाएगा आपको। अभी खैर एक बात और बता दूं, यहीं पे आखिरी बात, आखिरी लाइन, ये जो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड है इससे यदि हम डायरेक्ट एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना चाहें हीट करके तो नहीं बनता है। जैसे हम लोग हमारे मन में विचार आएगा ना कि भाई हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड है, हीट कर दो तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है कि AlCl3.6H2O हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड से यदि हम एनहाइड्रस AlCl3 बनाना चाहें तो कहना फिर यह बात यहाँ हीट करके यदि बनाना चाहें, हीट करके
यदि हम बनाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। काट दिया मैंने, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं बनता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3.6H2 हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड को जब बेटा हम एक्चुअल में हीट करते हैं तो यहाँ से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है AlOH का होल 3, और यहाँ से HCl बन जाता है, और HCl का व्हाइट फ्यूम बनता है, व्हाइट फ्यूम बनता है HCl का यहाँ पर। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया कि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड को हीट करके हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं बना सकते हैं। यदि हम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और HCl गैस जो बनती है, इसका HCl गैस का व्हाइट फ्यूम बनता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आएगी बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बात क्या है कि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, जहां से कि पी पाई बैक बॉन्डिंग की बात यहीं से शुरू होगी। यदि तो 5 से 6 बातें मैंने अभी 4 से 5 बात कहा था इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बात ये भी है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ 13th ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके हैलाइड्स लीजिए और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमें बताना। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और उसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं कि पी पाई बैक बॉन्डिंग कैसे बनता है। पी पाई बैक बॉन्डिंग बनने के लिए 3 शर्त हैं। जरूरी है कि 2 एटम जिनके बीच बॉन्ड बना हो, कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। उन बॉन्डेड एटम में एक एटम, वो 2 जो एटम हैं जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है, वो दोनों एटम या तो सेकेंड पीरियड के होने चाहिए, या एक मेंबर सेकेंड पीरियड का हो, दूसरा थर्ड पीरियड का हो। कुछ बाउंडेशन है, तभी वहाँ पी पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा। और 3 शर्त याद रखना बैक बॉन्डिंग बनने का, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कशन करूंगा। पहला तो शर्त है बेटा कि 2 एलिमेंट के बीच, जो मान लो ए बी के बीच बॉन्ड बन रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए पहली बात। और ये जो दोनों बॉन्डेड एलिमेंट हैं ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करने चाहिए। यदि दोनों सेकेंड पीरियड के हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो एक सेकेंड पीरियड का हो और दूसरा थर्ड पीरियड का हो। और एक बात दूसरे बात, तीसरे नंबर पे क्या है, इन दोनों बॉन्डेड एटम में एक जो है के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। ये 3 शर्तें यदि फुलफिल होंगी तो वहाँ पर पी पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा, और पी पाई बैक बॉन्डिंग बनने से एसिडिक कैरेक्टर हम आपको डिसाइड करके दिखाएंगे आगे कि BF3 का एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होता है, जबकि Bi3 का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि BF3 में पी पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, और जिसमें बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा, पी पाई बैक बॉन्डिंग जिसमें जितना ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होता है। लेकिन ये ऐसे ही बात नहीं करूँगा, इस पर डिटेल इस पर चर्चा करूँगा, पूरा टिप्पणी करूँगा इस पर। फिर उसके बाद आपको सामने रिजल्ट ले आऊँगा कि कुछ थर्ड ग्रुप के एलिमेंट का हैलाइड लिया जाए तो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि ऑर्डर बताना हो, सवाल पूछा जाता है, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पर आपको नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करता हूँ। आज जो भी रिएक्शन वगैरह लिखा है याद करने वाले विषय थे, खैर याद करना है। यहाँ पर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट था, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो अभी आज आपको चर्चा किया वो देख लेना कि इनर्ट पेयर ही इफेक्ट का कारण है, जिस वजह से बोरान फैमिली में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो फर्स्ट माने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। फिर मैंने वहाँ पर 3 मेंबर लिया था, थैलियम +3, गैलियम +3 और हमने कहा इंडियम +3, और लेकर के मैंने कहा इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर बताइए किसका ज़्यादा होगा। फिर मैंने 3 मेंबर लिया, गैलियम +1, थैलियम +1, इंडियम +1, मैंने कहा इसमें रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए। ये सब थोड़ा सा चर्चा किया, उसको देख के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे मिलता हूँ बेटा, ओके थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पे यहीं से स्टार्ट करूँगा कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। ठीक, ओके थैंक यू।